नमस्कार। पुनर्जागरण काल की बात कर रहे हैं हम लोग। पुनर्जागरण काल में विभिन्न क्षेत्रों में जो स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देते हैं, यूँ तो मनुष्य जीवन के हर एक क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाई देता है, पर मुख्यतः साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्रों में इसका मुख्य प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव हमें दिखाई देता है। साहित्य के क्षेत्र में कुछ प्रमुख परिवर्तन जो नज़र आते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि पुनर्जागरण युग से बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना की जाने लगी। इससे पूर्व जो साहित्य का सृजन किया जाता था वो लैटिन या यूनानी भाषाओं में मुख्यतः साहित्य का सृजन किया जाता था, लेकिन अब पुनर्जागरण काल में विभिन्न देशों के लोग अपनी अपनी जो आम बोलचाल की भाषा थी, जो मातृभाषाएं थी, उनमें अब साहित्य का सृजन किया जाने लगा। और इस वजह से इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेज़ी, डच, स्वीडिश, इन सब देशों की जो स्थानीय भाषाएं हैं, बोलचाल की भाषाएं हैं, उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। दूसरी मुख्य विशेषता की बात करें पुनर्जागरण काल के साहित्य की, तो ये कि विषय वस्तु मध्यकालीन जो युग है उसमें साहित्य का जो सृजन किया जाता था, उसका जो मुख्य विषय होता था वो धर्म आधारित रचनाएं उस काल में लिखी जाती थी। लेकिन इस युग में मनुष्य के जीवन, उसके क्रियाकलाप, उसकी अभिरुचियों और उसके जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में साहित्य में चर्चा की जाने लगी। तो मनुष्य के जीवन को साहित्य में इम्पोर्टेंट स्थान मिला। नाटक के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो नाटक में अब व्यंग का प्रयोग हमें बहुत ज़्यादा होता दिखाई देता है। बहुत सारे नाटक इस तरह से लिखे गए। कथा साहित्य की बात करें तो कथा साहित्य में अब गद्य का प्रयोग किया जाने लगा। कथा साहित्य का माध्यम गद्य हो गया और गद्य कला एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के तौर पर अब स्थापित हो गई। उसे भी उतना ही सम्मान मिलने लगा। अब विभिन्न देशों की साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इटली के साहित्य की, इतावली साहित्य जिसे हम कह सकते हैं। कुछ इटली के इतिहासकार हैं जिनकी रचनाओं में हमें पुनर्जागरण के तत्व नज़र आते हैं। तो कुछ प्रमुख साहित्यकार हम लेते हैं, उनमें सबसे प्रथम नाम आता है दांते का। दांते के अलावा फ्रांसिस्को पेट्रार्क और जोवानी बोकासियो इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दांते के बारे में। दांते का जो पीरियड है 1265 से 1321 का समय है इनका, और दांते की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है वो है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी जो है वो एक काल्पनिक कथा है, काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। दांते ने अपनी जो मातृभाषा है तुस्कानी भाषा, उसमें इसका वर्णन किया है। ये जो यात्रा का वर्णन उनके द्वारा किया गया है, इसमें वो नरक का वर्णन करते हैं। नरक में जो मिलने वाले अपार दुख है उनका वर्णन किया जाता है। उसके बाद आता है पाप मोचन स्थल, जहाँ पर आत्म संयम के माध्यम से आत्मशुद्धि की जाती है, और अंततः स्वर्ग के अनंत सुखों की यात्रा तक का वर्णन किया गया है। ये जो रचना की है दांते ने, इसके द्वारा वो मनुष्य को नैतिक और संयमी जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से लोगों को मनुष्य के प्रति प्रेम करना सिखाया, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम की शिक्षा भी प्रदान की है। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं दांते की, जिनमें से एक है विता नोआ। ये उनके द्वारा लिखे गए प्रेम गीतों का संग्रह है, जिनका शाब्दिक अर्थ है, यानी विता नोआ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नया जीवन। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में द मोनार्किया की रचना की है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया है। दांते की इन्हीं सब कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से दांते को इतावली कविता का पिता भी कहा जाता है, इटालियन कविता का पिता भी कहा जाता है। दांते की जो रचनाएं हैं सामान्यतः उनकी विषय वस्तु मध्यकालीन है, या हम कह सकते हैं धर्म आधारित रचनाएं उन्होंने की है, आध्यात्मिक रचनाएं उन्होंने की, लेकिन फिर भी हम उन्हें पुनर्जागरण की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उनका जो साहित्यिक श्रेष्ठता है, जो चित्रण है, वो बहुत ही ज़्यादा सरस है। तो इसलिए उनकी रचनाओं से हम पुनर्जागरण का प्रारंभ या पुनर्जागरण के चिन्ह हम उनकी रचनाओं में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे इम्पॉर्टेंट जो साहित्यकार हैं इटली के, वो है पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जिनका समय है 1304 से 1374 तक का। पेट्रार्क का जो मुख्य कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि उन्होंने जो प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य था उसके प्रति लोगों में प्रेम जागृत करने में अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया।
पेट्रार्क की जो रचनाएं हैं उनमें मानववादी विचार हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। पुनर्जागरण का अगर देखें कि उनकी भावना का पुनर्जागरण की भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क को माना जाता है, इसीलिए पेट्रार्क को मानववाद का पिता भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार पेट्रार्क से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि उनकी कविताओं में हमें पूरी तरह से नवीनता दृष्टिगोचर होती है। पेट्रार्क अपनी सोनेट के लिए फेमस है। सोनेट एक 14 पंक्तियों का गीत होता है जो उन्होंने लिखे, उनके लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने एक लंबा सा गीत लिखा है जिसका नाम है अफ्रीका, जो कि रोम के नायक सीपियो की गाथा का वर्णन इसके माध्यम से किया गया है। इसी तरह से पेट्रार्क के द्वारा लिखे गए फैमिलियर लेटर्स भी काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। पेट्रार्क ने पुराने जो रोम के मूर्ति पूजक लेखक थे, होमर, सिसरो, लिवी, इनके साथ में उन्होंने काल्पनिक पत्राचार किया और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी जो लेटर्स हैं ये फैमिलियर लेटर्स के नाम से प्रकाशित हुए। उसके बाद हम बात करते हैं जोवानी बुकासियो, जो कि पेट्रार्क के शिष्य हैं, और उनकी रचनाओं में हमें पुनर्जागरण युग की भावनाओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। बुकासियो की सबसे इम्पॉर्टेंट कृति जो है वो है डेकैमेरॉन, जिसमें 100 कहानियों का संग्रह किया गया है। इसमें लेखक ने इन 100 कहानियों के माध्यम से उस समय का जो इटली का समाज था, जो एलीट क्लास थी, संपन्न और संभ्रांत समाज था, उसमें जो नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियाँ हैं वो उन्होंने अपनी डेकैमेरॉन ये जो रचना है इसके माध्यम से व्यक्त किया है। इसके अलावा बुकासियो को इटली के गद्य का जनक भी माना जाता है, इतावली गद्य का जनक भी माना जाता है। बुकासियो की एक और रचना है जो बड़ी फेमस है, उसका नाम है जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड। इस रचना के माध्यम से उन्होंने ज्ञान की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताया है। इटली के और साहित्यकारों की अगर हम बात करें तो और भी बहुत से साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एरियास्ट्रो है जिन्होंने ऑर्लैंडो पुरियोसी नामक ग्रंथ लिखा है, टासो ने मुक्त जेरूसलम लिखा है, और सैल्यूतानी है। इस तरह से और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं पुनर्जागरण युग में बड़ी फेमस हुई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांसीसी साहित्य की। फ्रांस का जो साहित्य है, फ्रांसीसी साहित्य के 2 प्रमुख साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं का उल्लेख करना चाहूँगी। एक है रेबेलोस और दूसरे हैं मोंटेन। रेबेलोस का समय 1495 टू 1553। रेबेलोस ने फ्रांस में जो धार्मिक कट्टरता हमें दिखाई देती है, पुराण पंथिता, इन सब के विरोध में पुरजोर आवाज़ उठाई थी। उनकी जो शैली है वो हास्य और व्यंग मिश्रित शैली मानी जाती है। उनकी इम्पॉर्टेंट बुक है जो उन्होंने फ्रेंच में लिखी है, उसका नाम है हेरोइक डीड्स ऑफ गारगंतुआ एंड पेंटाग्रुअल। उनकी इस पुस्तक को नया संदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से मोंटेन की अगर हम बात करें, मोंटेन की जो कृतियाँ हैं उनसे निबंध लेखन का प्रारंभ होता है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे, जैसे कि मैत्री, शासन तंत्र, शिक्षा, युद्ध, इन सभी विषयों पर उनके द्वारा लिखा गया। वो भी बहुत बड़े मानववादी थे। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा आधुनिकता हमें दिखाई देती, इसलिए मोंटेन को प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो उस समय की सत्ता थी, तत्कालीन सत्ता और मध्यकालीन आतंक, उसके विरुद्ध अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत आवाज़ उठाई है। मोंटेन का जो इम्पोर्टेंट कथन था जो उन्होंने अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया है, जो बड़ा फेमस भी हुआ है, वो ये कि संसार की महानतम बात यह है कि मनुष्य इस बात को जान ले कि वह अपनी वास्तविकता के अनुरूप कैसे बने। मोंटेन की अगर विचारधारा की अगर हम बात करते हैं तो लेखन और चिंतन में उन्हें हम वोल्टेयर का अग्रगामी कह सकते हैं, या आगे चलकर वोल्टेयर की जो रचनाएं हैं उनमें मोंटेन का स्पष्ट प्रभाव हमको दिखाई देता है। अंग्रेज़ी साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति जिनका जिक्र आता है, जिन्हें अंग्रेज़ी काव्य का पिता भी कहा जाता है, वो है कवि जॉफ्रे चौसर। उनका पीरियड है 1340 टू 1400। जॉफ्रे चौसर की जो सर्वश्रेष्ठ कृति है उसका नाम है कैंटरबरी टेल्स। ये जो रचना है इसमें कैंटरबरी की यात्रा पर कुछ लोग निकले हैं और उन लोगों के गुण दोषों का विवेचन, वर्णन उन्होंने अपनी इस कृति में किया है। इसके अलावा उन्होंने लंबी कविता, सोनेट भी काफ़ी सारी लिखी है। उसके बाद में बात करते हैं सर थॉमस मूर 1478
टू 1535 ये टाइम पीरियड है उनका। सर टॉमस मूर जो थे धर्म और विधि शास्त्र के बड़े ज्ञानी थे और इन्हीं विषयों पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है यूटोपिया, जो काफ़ी फेमस भी है। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने इंग्लैंड के जनजीवन में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और आर्थिक दोषों के बारे में जिक्र किया है। इसी तरह से फ्रांसिस बेकन जो थे इस पीरियड के बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उन्होंने तर्क, अनुभव, प्रमाण इन तीनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उनकी जो कृतियाँ हैं उनमें एक है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और दूसरी इम्पॉर्टेंट कृति है द न्यू अटलांटिस। इसी तरह से विलियम शेक्सपियर जो 1564 टू 1616 जिनका समय है, अपने युग के महानतम कवि, नाटककार माने जाते हैं। उनकी रचना इसलिए फेमस है कि उसमें मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का सशक्त और बहुत ही सजीव वर्णन उनके माध्यम से किया गया है। बहुत सारे नाटक हैं विलियम शेक्सपियर के जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर आदि। इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य भाषाएं भी हैं यूरोपियन जिनमें साहित्य का सृजन किया गया। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है हॉलैंड के इरेज़मस का, जो अपने युग के प्रमुख मानववादी भी थे और इम्पॉर्टेंट साहित्यकार भी थे। उनकी सबसे फेमस बुक है इन द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा हम कहें तो। इस कृति के माध्यम से उन्होंने बताया है उस समय के धार्मिक जीवन में किस तरह का खोखलापन था, आम लोगों के जो अंधविश्वास थे, शासकों की जो लालची प्रवृत्ति है, धर्मशास्त्रियों की अज्ञानता के बारे में उन्होंने लिखा है और शिक्षा पद्धति की अपूर्णता, युद्ध के बारे में भी लिखा है, युद्ध में जो क्रूरताएं होती है, इन सब पर उन्होंने बहुत ही गंभीरता से व्यंग किया है। उनकी ये बुक उस समय बहुत ज़्यादा बिकी थी। दुनिया में पहली बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक जो थी वो इन द प्रेज ऑफ फॉली हॉलैंड के इरेज़मस के द्वारा लिखी गई थी। इसी तरह से स्पेन के सर्वेंटीज़ हैं जिन्होंने रचना की है डॉन क्विजोट। उस युग का जो सामंती जीवन था उस पर उन्होंने व्यंग किया है। इस कृति का जो नायक है वो विश्व को सुधारने का प्रयत्न करता है और इस दौरान जो उन्हें जिन जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में विवरण दिया गया है। और बहुत सारी कहावतें जो बाद में जाकर इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस हुई हैं, उन सब का जिक्र हमें सर्वेंटीज़ की कृतियों में मिलता है, जैसे कि हर एक कुत्ते का अपना दिन आता है या एक से पंखों के पक्षी एक साथ रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम बात करें, कुछ एक इम्पॉर्टेंट कृतियाँ जो बड़ी फेमस हैं, दांते की द मोनार्किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अधार्मिक विषयों में राजशक्ति का ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इसके अलावा मर्सिग्लियो ने डिफेंडर ऑफ पीस लिखा है जिसमें उन्होंने पोप के बारे में कहा कि उन्हें अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनके राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित बताया है। एक और कृति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है मैकियावेली की द प्रिंस। मैकियावेली का जो चिंतन था वो धर्म से पूरी तरह से हटके था, या हम कह सकते हैं धर्म निरपेक्ष पूर्ण चिंतन उनका था, पूरी तरह से यथार्थवादी दृष्टिकोण था उनका, और वो साध्य के लिए किसी भी साधन की उपयुक्तता के सिद्धांत को मानते थे। यही सब उन्होंने अपनी इस कृति द प्रिंस में वर्णन किया है और उनके इन्हीं विचारों की वजह से उन्हें आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। इसी प्रकार से इंग्लैंड के हॉब्स ने लेवियाथन नामक कृति की है जिसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, राज्य की सार्वभौमिकता के बारे में बात की गई है, राज्य का किस प्रकार से सर्वोपरि नियंत्रण होना चाहिए, राज्य के अधिकार किस प्रकार से होना चाहिए, इन सब के बारे में बात की गई है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में किस तरह से पुनर्जागरण युग में इन सब कृतियों में किस तरह से पुनर्जागरण की भावनाओं को व्यक्त किया गया है उसके बारे में हमने आज बात की है। थैंक यू।